पड़े चरण आपके। कश्मीर से कन्याकुमारी तक महाराष्ट्र माझा के लिए मनीष सोनी कृपया तैयार रहें। एक हलचल वातावरण में मच गई। राहुल जी, हमारे माननीय सांसद प्रशांत पडोले जी, हेलो मनीष जी कृपया रुकिए, मनीष जी कृपया रुकिए, कृपया शांति बनाए रखें। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के नौजवान को, भारत के किसान को, भारत की महिलाओं को, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देने वाले माननीय राहुल गांधी जी आज गोंदिया की सरजमी पर उपस्थित हैं। मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, जहां जहां पड़े चरण आपके, जहां जहां पड़े चरण आपके, राहों में फूल खिल गए। जहां जहां पड़े चरण आपके, राहों में फूल खिल गए। दिलों से हुआ मेल, दिलों का हजारों दिल मिल गए। मिल गया है साथ आपका राहुल जी, मिल गया है साथ आपका, धन्य गोंदिया हो गया। मिल गया है साथ आपका, धन्य गोंदिया हो गया। जागा है यहाँ प्रेम का सूरज, जागा है यहाँ प्रेम का सूरज। नफरत का अंधकार सो गया, नफरत का अंधकार सो गया। मोहब्बत के पैगाम को देने वाले राहुल गांधी जी का आप गोंदिया में जोरदार स्वागत करें, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं। और मनीष भाई, महाराष्ट्र माझा आप लेकर आए। महाराष्ट्र माझा गर्जा, महाराष्ट्र माझा, भारत माता की। आप सब कृपया जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा, महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा, महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा, महाराष्ट्र माझा। जो महाराष्ट्र से प्यार करते हैं वो सभी गाएंगे मेरे साथ। रेवा वरदा कृष्ण कोयना, भद्र गोदावरी। रेवा वरदा कृष्ण कोयना, भद्र गोदावरी। एक पणाचे भरती पाणी मातीच्या धागरी। एक पणाचे भरती पाणी मातीच्या धागरी। भीमतण्याचे तट्टानाया, तट्टानाया, तट्टानाया। भीमतणाचे तट्टानाया, यमुनेचे पाणी पाझा। महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा, महाराष्ट्र माझा। भारत माता की। भीतीन आमा तुझी मुडी,
गणगण्यारा नभा भीती न आमा तुझी मुडी गणगणाच्या नभा आसमानाच्या सुलतानीला जवाब देती जिभा आसमानाच्या सुलतानीला जवाब देती जिभा सहित राजा सिंह गरजतो सहित राजा सिंह गरजतो शिव शंभू राजा दरी दरीतून नांद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा भारत माता की धन्यवाद मनीष सोनी जी। छातीवरी कोरडी आप सभी राहुल गांधी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं माननीय राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय दिलीप बंसोड़ जी आपको आमंत्रित करता हूं। आप यहां राहुल गांधी जी का स्वागत करें। भंडारा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोहन पंचभाई जी आप राहुल गांधी जी का स्वागत करें। माननीय रमेश कुथे जी पूर्व विधायक गोंदिया आप राहुल गांधी जी का स्वागत करें। माननीय पंकज यादव जी गोंदिया जिला शिवसेना अध्यक्ष आप राहुल गांधी जी का स्वागत करें। माननीय सौरभ रोकड़े जी आप अध्यक्ष हैं गोंदिया जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, आप राहुल गांधी जी का स्वागत करें। हमारी बहन जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वंदना ताई काड़े आप राहुल गांधी जी का यहां स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद प्रशांत पडोले जी के स्वागत के लिए मैं अशोक गप्पू गुप्ता जी आपको आमंत्रित करता हूं। आप प्रशांत पडोले जी का यहां स्वागत करें। माननीय हिनाताई कावरे जी आप राहुल गांधी जी का स्वागत करना चाहते हैं। माननीय विधायक मधु भगत जी आप राहुल गांधी जी का स्वागत करना चाहते हैं। माननीय शिव डहरिया जी हमारे पर्यवेक्षक आप राहुल गांधी जी का स्वागत करना चाहते हैं। माननीय अमर वराड़े जी प्रदेश कांग्रेस के सचिव आप राहुल जी का स्वागत करना चाहते हैं। मैं माननीय अशोक गप्पू गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा आप हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद प्रशांत पडोले जी का, मैं माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल से यहां अनुरोध करूंगा आप यहां माननीय राहुल गांधी जी का स्मृति चिन्ह शॉल पक्ष का गमछा पहनाकर भावभीना स्वागत करें। माननीय अनुभा मुंजारे जी विधायक बालाघाट राहुल जी का स्वागत करना चाहती हैं। माननीय विवेक पटेल जी विधायक वारासिवनी आप राहुल जी का स्वागत करना चाहते हैं। माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल आप यहां राहुल जी का स्वागत करें। और अब मैं स्वागत भाषण के लिए माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल को यहां आमंत्रित करता हूं। आप सभी की आकांक्षाओं के प्रतीक हमारे नेता गोपाल दास जी आपको संबोधित करने आ रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम सबके नेता जन जन के नेता जिन पर आज पूरे देश को वो विश्वास है, लोकतंत्र की सजग प्रहरी के रूप में राहुल जी ने जो पहचान बनाई है, वो आज राहुल जी हमारे बीच यहां उपस्थित है। मैं मेरी इस कर्म भूमि पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनका बार बार अभिनंदन करना चाहता हूं। आज की सभा में उपस्थित हमारे क्षेत्र के आदरणीय सांसद प्रशांत पडोले जी,
मंच पर उपस्थित है हमारे बगल के मध्य प्रदेश के सारे विधायकगण, माजी विधायक रमेश कुथे जी, जिला कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष और हमारे मोरगांव अर्जुनी क्षेत्र के उम्मीदवार दिलीप भाऊ बंसोड़ जी। मंच बहुत बड़ा है, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन राहुल जी के पर विश्वास रखने वाले सभी हमारे मान्यवर और पूरी इस गोंदिया क्षेत्र की जिले की जनता आज की उपस्थिति ने आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद राहुल जी के साथ है, इस बात को प्रमाणित किया है। राहुल जी मेरा इस कांग्रेस के साथ में 50 साल का एक लंबा रिश्ता रहा। राजीव जी और राहुल जी के साथ में एक अजीब संयोग है कि राजीव जी और हमारी आदरणीय नेता सोनिया जी के नेतृत्व के अंदर हमेशा हमने अपने जिले में, अपने क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने का काम 50 साल तक किया। लेकिन जब ऐसा लगा कि यहां कुछ सुनवाई में कमी है, तो जरूर एक भूल हो गई। 5 साल पहले जो किया, उस भूल को सुधार कर मनुवादी प्रवृत्तियों का साथ छोड़कर फुले साहू आंबेडकर के वारसे को आगे बढ़ाने के लिए आपकी जो लड़ाई चल रही है उसमें शामिल होने के लिए मुझे कांग्रेस के नेतृत्व ने जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय खड़गे जी और आपका दिल से आभार मानता हूं। और जो भूल मुझसे हुई उसके प्रायश्चित के रूप में मैंने 2 महीना पहले इसी मंच पर चेनीथला जी के उपस्थिति में घर वापसी किया और तब से घर में चैन से नहीं बैठा। लगभग 450 किलोमीटर की पदयात्रा पूरे गोंदिया विधानसभा के चप्पे चप्पे में जाकर लोगों का आशीर्वाद लेने का हमने काम किया और ये उस भूल का प्रायश्चित है, ऐसा मैं समझता हूं। सोनिया जी का मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। सोनिया जी और गांधी परिवार के साथ में मेरे दिल के रिश्ते हैं। उनके स्नेह और सम्मान मुझे हमेशा मिला और मुझे खुशी है कि पिछली बार जब मोदी जी यहां आए तो इस लड़ाई को मजबूती देने के लिए सोनिया जी आई थी और मोदी के आने के बाद भी पंजा चमका था। आज फिर राहुल जी आप आए हो, एक नई बहार हम लोग महसूस करते हैं, एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। इस गोंदिया क्षेत्र के अनेक समस्याएं हैं। यहां का धान उत्पादक किसान को उसका भाव नहीं मिलता, खरीदी केंद्र पर 2-2 महीना भुगतान नहीं मिलता। हमारे बगल के हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो 3100 रुपए क्विंटल का भाव मिलता था, लेकिन यहां की सरकार पैसा भी कई बार सोसाइटियां खा जाती है, जैसा हमारे क्षेत्र के आमदार की कृपा से पास की एक संस्था ने पूरे किसानों का करोड़ों रुपया खा गया। और इसलिए मजबूत खरीदी व्यवस्था होना, किसानों को धान का अच्छा मूल्य होना, हमारे गोंदिया के कई प्रश्न हैं, लेकिन गोंदिया में सबके मन में संविधान को बचाने की बात है, जो आपके रहते ही सुरक्षित रह रहा है। और यही बात आज ये खतरा, संविधान का खतरा आज भी बना हुआ है। और इसलिए मैं मेरे क्षेत्र की जनता को यह कहना चाहता हूं कि राहुल जी के नेतृत्व में उस 56 इंची के छाती वाले के साथ
मजबूती के साथ अगर कोई लड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, जो किसान की बात करता है, जो नौजवान की बात करता है, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है। ऐसा नेता बड़े भाग्य से मिलता है। राहुल जी के माध्यम से, उनके नेतृत्व में जब तक के जान है तब तक के इस क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने का काम पूरी ताकत से हम सब मिलकर करेंगे। इस बात का उनको विश्वास दिलाता हूं। और इस गोंदिया के धान उत्पादक किसानों को न्याय मिले, यहां की सामाजिक जनगणना की जो बात आप करते हो उसका सबको इंतजार है। ओबीसी के लोगों को 27% का जो आरक्षण दिया जाता है वो आपकी जाति जनगणना के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है। गोंदिया का मेडिकल कॉलेज जल्दी से पूरा हो और गोंदिया में शासन की तरफ से हमारा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो। इस बात का संकल्प लेके मैं गांव-गांव तक पहुंचा हूं। इस गोंदिया क्षेत्र के साथ, इस गोंदिया जिले को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए हमारे सिंचन प्रकल्पों को गति देना है। और वो राहुल जी आपके जैसा नौजवान व्यक्ति ही ये सारे दुख दर्द को समझता है। और निश्चित रूप से हमको ये महाविकास आघाड़ी की सरकार के माध्यम से आप जरूर न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये गोंदिया की धरती कांग्रेस की धरती रही है, कांग्रेस को लोगों ने मानने वाली धरती रही है। यहां पर हमेशा कांग्रेस का परचम लहराया है, इस बार भी लहराएगा। इस बात का विश्वास आपको देना चाहता हूं। और फिर एक बार हम सब जोरों से नारे लगाएं, राहुल गांधी आगे बढ़ो। फिर एक बार राहुल गांधी संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल। एक क्रांतिकारी भाषण माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल ने यहां दिया। मैं गोंदिया भंडारा के लोकप्रिय सांसद माननीय प्रशांत पडोले जी आपसे अनुरोध करता हूं, आप समय सूचकता के साथ यहां सभा को संबोधित करें। हमारे नौजवान सांसद का आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलो भारत माता की। महाविकास आघाडीचा, राहुल गांधीजींचा, नाना भाऊंचा। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। ये गोंदिया की धरती से इतने मावड़े उठ के बैठे हैं और आवाज ही नहीं है। राहुल गांधी, महाविकास आघाडीचा। आदरणीय राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय नेतागण, कार्यकर्ता साथियों और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सबके लिए यह गर्व का क्षण है कि हमारे प्रिय नेता राहुल जी गांधी आज यहाँ हमारे विदर्भ के पवित्र धरती पर अपने विचारों और प्रेम का प्रकाश फैलाने के लिए और हमें एकता की ताकत दिखाने के लिए हमारे पास आए हैं। राहुल जी, आप भारत की आशा और एक नई दिशा का प्रतीक है। जब देश में नफरत और भय का माहौल फैलाने की कोशिश की गई, तब आप प्रेम और एकता का संदेश लेकर यहां पे आए हैं। आपके विचार और आपका हौसला भारत के उस सपने को जीवित रख रहे हैं जो सपना महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने देखा था। आप हमेशा गरीबों, किसानों और युवकों की आवाज आप बने हैं। आप हमारे मूल्य और सम्मान को संरक्षित करने में अपनी कोशिश में कभी भी कमी नहीं की है।
भारतीयों को सम्मान और सम्मान के साथ जीना का जो अधिकार मिले, उसके लिए आप हमेशा डटे हैं। आपकी आवाज हर उस इंसान की आवाज है जो न्याय और सच्चाई में विश्वास रखता है। हमारा भारतीय समाज आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां देश के युवाओं के आपके जैसे प्रेरणा स्रोत की आज आप यहाँ के युवकों को जरूरत है। आप एक प्रेरणा स्रोत हो। आपके आदर्श और संघर्ष से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ेंगे और भारत को एक सुंदर, समृद्ध और शांति का देश बनाएंगे। राहुल जी के नेतृत्व में नाना भाऊ पटोले के समर्थन में हम सभी को यह विश्वास है कि महाराष्ट्र में न्याय, विकास और सच्चाई की विजय होंगी। हर दिल में जलाएंगे बदलाव की लो, राहुल जी का साथ लेकर बढ़ेंगे कदम दो, हर चुनौती को मिलकर करेंगे पार, महाविकास आघाड़ी की जीत का करेंगे साकार। राहुल गांधी जी और नाना भाऊ पटोले जी के संबंधों में वो मिठास है जो एक सच्चे नेता और एक सच्चे सफाई के बीच में होना चाहिए। दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस राज्य को हर कोने में महाविकास आघाड़ी के विचारों को पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया है। नाना भाऊ ने न केवल राहुल गांधी जी के विचारों को यहाँ लोगों तक पहुंचाया है, बल्कि उनके समर्थन से हमारे पार्टी की नींव भी और मजबूत हो गई है। जो निकले थे सच की राह पर उसके साथ है पूरा महाराष्ट्र खड़ा। इस बार की जीत हमारी होगा सपना साकार, हमारी जिम्मेदारी होगी। चुनाव का यह समय हम सभी के लिए बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया है। महाविकास आघाड़ी का लक्ष्य केवल सत्ता को प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस शक्ति का उपयोग हर समाज, हर वर्ग के उत्थान के लिए करना है। हम हैं वो आवाज जो दब नहीं सकती, हम वो ताकत है जो झुक नहीं सकती। महाविकास आघाड़ी की है यह पहचान, हर एक दिल में गूंजेगा उसका नाम। हमें विश्वास है कांग्रेस के नेतृत्व में हमारी महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जनता की पसंद बनेगी और हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगी। इस बार की जीत सब हमारी जीत नहीं, बल्कि मेहनतकश और ईमानदार नागरिक की होंगी। अब वक्त है कि हम सभी एकजुट होकर राहुल जी और नाना भाऊ के नेतृत्व में इस चुनाव को जीतकर महाराष्ट्र में सच्चाई, न्याय और विकास का नया अध्याय लिखेंगे। जाते जाते चार पंक्तियां हमारे प्रिय नेताजी राहुल जी और नाना भाऊ के लिए मैं कहना चाहूंगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए मुस्कुराएंगे। सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ पूरे देश के लिए मुस्कुराएंगे। हर जुल्म से लड़ेंगे, हर मजलूम का सहारा लेंगे। राहुल जी, नाना भाऊ, हम आपके साथ हैं। हर किया वादा हम निभाएंगे। आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया था, उसी प्रकार महायुति रूपी नरकासुर का आप वध करेंगे। और 20 तारीख को यहाँ पे महाराष्ट्र में आज महाविकास आघाड़ी की सत्ता स्थापन करेंगे। और आने वाले समय में 23 तारीख को हमारे नाना भाऊ को महाराष्ट्र का राजा, उसका राज्याभिषेक करेंगे। और जल्दी ही राहुल जी को यहाँ भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इतना बोल के अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। भूमिपुत्र लोकनायक नाना पटोले आपको संबोधित करने आ रहे हैं। समय का अभाव है। नाना भाऊ जिंदाबाद। मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। हमारे देश के जननायक, हम सबके लाडले नेता
आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार गोपाल भैया अग्रवाल जी, हमारे अर्जुनी मोरगांव के लोकप्रिय उम्मीदवार दिलीप बंसोड़ जी, हमारे तिरोड़ा के लोकप्रिय उम्मीदवार गुड्डू बोपचे जी, हमारे आमगांव के उम्मीदवार, मैं विधायक बोल रहा, अभी विधायक मिलेगा, राजकुमार जी पुराम, हमारे यहाँ के लाडले सांसद हमारे डॉक्टर प्रशांत पडोले जी, हमारे बड़े भाई और यहाँ के लाडले माजी विधायक रमेश जी कुथे, हमारे गोरेगांव तिरोड़ा के माजी विधायक खुशहाल बोपचे जी, मैं सभी का नाम न लेते हुए, मंच बड़ा है, राहुल जी को भी और दूसरी सभा है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, उपस्थित मेरी माता बहना, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी और पत्रकार बंधू, मी मराठी आणि हिंदी दोन्हीतही भाषण करेल. म्हणजे खरं तर महाराष्ट्रामध्ये आज जे काही वातावरण आहे, मी आता उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि आज पश्चिम विदर्भ करून मी इथं आलेलो आहो. आणि महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे महाविकास आघाडीच निवडून येईल. जनतेचा प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणात पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि येत्या 23 तारखेला जो निकाल येईल तो महाविकास आघाडीच्याच बाजूने येईल, अशा पद्धतीचं संपूर्ण वातावरण महाराष्ट्रात आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या बद्दलची भयानक चीड महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात आहे. दुसऱ्याची घरं फोडून आपली घरं सजवायला निघालीत. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला बर्बाद केलं. महाराष्ट्राच्या युवांना, तरुणांना बेरोजगारी शिवाय दुसरं काही दिलं नाही. महागाई आकाशाच्या पार करून गरीबालाही जगणं मुश्किल केलं, अशी परिस्थिती आज महाराष्ट्रात. शाहू फुले आंबेडकर विचाराला माती मोल करण्याचं पाप यांनी केलं आणि भ्रष्टाचाराच्या ज्या सीमा ओलांडून टाकल्या. म्हणजे आता कामठ्यावरून आपण गोंदियाला यायचं, त्या रस्त्याचाही ठेका, परवा गडकरी इकडे येऊन गेले. कधी कधी गडकरी फार प्रामाणिक बोलतात. गडकरी जी ने परसों कहा था कि यहाँ के विधायक ही ठेकेदार हैं, इसलिए बेहाल गोंदिया का है. ये गडकरी कहते हैं, मैंने नहीं कहा, और वो वास्तविकता भी है. गडकरी जी बहुत सच कहते हैं. और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र, जो शिवाजी महाराज हमारे दैवत है, उसमें भी उनकी प्रतिमा बनाने में, जो मालवन में, राजकोट में जो प्रतिमा बनाई गई थी, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ और उसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी के हाथ से हुआ. नरेंद्र मोदी जी जिसको हाथ लगाते वही वो चीजें गिरती है, और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ. शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अवमान करने का काम इन लोगों ने किया. और इसलिए महाराष्ट्र अब महायुति और बीजेपी को माफ नहीं करेंगे. ये वातावरण पूरे महाराष्ट्र में. मैं यहां पे इतना ही कहूंगा क्योंकि हम राहुल जी को सुनने आए हैं. मैं अब पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके अब अपने एरिया में गढ़चिरोली, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और नागपुर और वर्धा, इतने एरिया में घूमूंगा अभी 5 दिन में. तो तुम और हम लोग मिलते रहेंगे. मैं इतना ही कहूंगा कि भंडारा, गोंदिया जिले के लिए ये समय हमारे लिए बड़ा महत्व का है. मैं अभी राहुल जी से बात कर रहा था कि हमारे एरिया में कई जगह में इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है. आज भी हमारी जो फसल निकलती है धान की, उसको दाम नहीं है. नदी जोड़ो प्रकल्प के आधार पर हम तो पूरे विदर्भ में
पानी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन गोंदिया और भंडारा जिला ये पहले फेज में हम 100% नहीं तो 99% भंडारा गोंदिया दोनों जिले एरिकेटेड करने का वादा इस सभा में मैं आपको राहुल जी के सामने करता हूं। ये व्यवस्था हमने बना ली है, फॉरेस्ट का क्लियरेंस हमने ले लिया है। सरकार अपनी आने के बाद एक सुनिश्चित लेवल के आधार पर हमारे किसानों के खेत में पानी, पीने का पानी और औद्योगिक व्यवस्था के लिए पानी और खेती पे आधारित उद्योग हम हमारे एरिया में खड़े करेंगे। हमारे को जो पिछड़ेपन का कलंक लगा है वह हमें पोषना है, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ रहे और खुद अमीर बन गए, और अमीर बनकर जब ऐसा समय आ गया कि खुद के गर्दन पे तलवार आई तो हमको तो छोड़ चले गए। लेकिन आज वही कहता है कि कांग्रेस में मुक्त गोंदिया भंडारा करना है। मैं उनको दावा करता हूं, दम है तो करके दिखाओ। मैं भाजपा मुक्त करके दिखाऊंगा, मैं भाजपा मुक्त करके दिखाऊंगा। अब तो गली में घूम रहे हो। मैंने उस दिन भी कहा था इसी सभा से कि ये समय नहीं है, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप गोंदिया भंडारा जिले के विकास के आड़ आओगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा। आपने तो नहीं किया, आपने गोंदिया भंडारा जिले का कभी विकास किया नहीं, खुद को विकास पुरुष कहते थे। लेकिन आज हमारे को मौका मिला है, और इस मौके को अगर हम लोगों को बीच में आने का काम किया और मेरे भंडारा गोंदिया जिले के लोगों को तकलीफ देने का काम किया तो मेरा नाम नाना पटोले है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं और उनको भी कहना चाहता हूं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम सब लोग मिलकर हमारे भंडारा गोंदिया जिले का विकास करेंगे। मेरा जन्म गोंदिया में हुआ है, मेरा बचपन आ गया है, और मैं चाहता हूं कि मेरे जिले को जो कलंक पिछड़ेपन का लगा है वो पोषने का अब मुझे मौका मिला है, और इस मौके को आप तकलीफ ना दें, यही मैं उनको कहने चाहूंगा। मैं तो किसी का बुरा तो आज तक नहीं किया और ना करूंगा, क्योंकि मैं राहुल जी का शिष्य हूं। राहुल जी हमेशा गलती करने वालों को भी माफ करते हैं, लेकिन देश के लिए और पब्लिक के लिए प्रामाणिक रहना वो उनकी सीख मेरे पास है। तो मैं हमेशा किसी का बुरा करने से लोगों का अच्छा करो, कोई हमारे से नफरत करता है तो उसको प्यार से जोड़ो, यही मेरे नेता का मुझे हमेशा शिक्षा रही है, और मैं राहुल जी की राह पे हमेशा चलते आया हूं। एक इंसान भी मुझे गोंदिया भंडारा में दिखाई कि नाना पटोले ने इसका बुरा किया। हमने सबका भला करने की सोची है, और हमारे जिले के विकास की जो बात होती है, सर ये हमारा गोंदिया, कुछ लोग मुट्ठी भर लोग बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आज भी ऐसी परिस्थिति है कि ये शहर का विकास नहीं। अभी आप तो आते समय तो आपको झटके लगे ही होंगे, तो ये बहुत ही बुरा करके रखा। मैं चाहता हूं कि हमारा जिला बहुत अच्छा है, लोग अच्छे यहाँ पे मेहनत करने वाले लोग, लेकिन जिनके हाथ में पहले के जमाने में आपने लीडरशिप दी थी वो आज हमारे साथ नहीं है। वो तलवार तो आपको मालूम है। तो वो लोगों ने हमेशा हमको दबाया रखा है। ये गोपाल भैया भी उनके डर से भाग गए। बहुत लोगों का तकलीफ, वो दिलीप बंसोड़ भी, सब हम लोगों का हाल बेहाल हो गया। अब आपके आने के बाद हम लोग एकदम ताकत के साथ लड़ो। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को बदलने का काम हमने किया है। जनता का विश्वास आज हमारे पे यहाँ पर है, आपके साथ है, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि गोंदिया भंडारा जिले का जो सर्वांगीण विकास का सपना हमने मिलकर देखा है, वो पूरा करने का वादा तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई यहाँ पे करता है। मैं इतना ही कहता हूं। मैं हमारे नेता और जननायक राहुल जी
और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं रहते हुए मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद नाना पटोले जी। देश की आवाज, सामान्य किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, नौजवान की आवाज राहुल गांधी जी संबोधित करने आ रहे हैं। नाना पटोले जी, डॉक्टर प्रशांत पटोले जी, पंकज यादव जी, सौरभ रुकाडे जी, अमर वरादे जी, रमेश खूटे जी, कुशल बोपचे जी, हमारे कैंडिडेट्स गोपाल अग्रवाल जी, दिलीप बंसोड़ जी, रवि बोपचे जी, राजकुमार पूरम जी, स्टेज पे गठबंधन के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के और गठबंधन के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? मूड ठीक है? ये लव यू शब्द जो है, ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब मैंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो ये तब से चला है। और अजीब सी बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी शब्द है, इसका सब लोग प्रयोग करते हैं, मगर राजनीति में ये शब्द गायब था। राजनीति में सिर्फ नफरत, हिंसा, गुस्सा, ये चीजें फैलाई जा रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि देखिए, अगर दूसरे साइड ने नफरत का ठेका ले रखा है, तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं, और उसमें फायदा भी है। क्योंकि नफरत को आप जानते हो, भाई भाई से लड़ता है, नफरत को नफरत नहीं काट सकती है। सही बात है, गलत बात है? कोई आपसे नफरत करता है, आप उससे जाके और नफरत करो तो बात नहीं कटती। मगर कोई भी आपसे नफरत करे और आपने उसे मोहब्बत दिखा दी, नफरत कट जाती है, खत्म हो जाती है। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच है, अंबेडकर जी, फूले जी। महाराष्ट्र में तो लिस्ट है, अभी मैंने शुरू कर दिया तो मतलब 10-15 मिनट तो नाम लेने में लग जाएंगे। ये आपके खून में है। जब भी मैं यहां आता हूं, मैं आपको बताऊं, जब भी मैं आता हूं विदर्भ में कहीं भी, जैसे ही मैं महाराष्ट्र में आता हूं, आपके चेहरों पे, आपके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा दिखती है। कहने की भी जरूरत नहीं होती, समझाने की भी जरूरत नहीं होती है। ये आप में नेचुरल है, डीएनए है, और ये नया नहीं है, ये हजारों साल से चल रहा है। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मोदी जी कहते हैं कि लाल रंग वाला संविधान दिखा रहा हूं। मतलब इसके अंदर जो लिखा है, ये आजादी के समय की बातें नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं
क्या इस संविधान में फूले जी की सोच नहीं है? अंबेडकर जी की सोच है? बुद्ध भगवान की सोच है? नारायण गुरु, बसवना, इनकी सोच नहीं है क्या? तो ये हजारों साल पुरानी किताब है, हजारों साल पुरानी किताब है। इसके अंदर जो है ये हजारों साल पुरानी सोच है। क्या शिवाजी महाराज ने इसके खिलाफ बात बोली थी क्या? जो शिवाजी महाराज कहते थे वो इसके अंदर है। संतों की सोच है, एकता है इसमें, मोहब्बत है इसमें, समानता है इसमें, हर धर्म का आदर है इसमें। इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए, गाली देनी चाहिए? इसमें लिखा है क्या? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें, मुझे दिखा दो इसमें कहां लिखा है कि गरीब लोगों को दबाया जाना चाहिए, किसानों को सही दाम नहीं दिया जाना चाहिए? इसमें कहां लिखा है? हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को, मैं गारंटी लिख के कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को पढ़ा तक नहीं है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ने यह किताब पढ़ी होती तो जो इस किताब के अंदर लिखा है उसकी रिस्पेक्ट करते। अब कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से हिंदुस्तान की संस्थाएं निकलती हैं। इस किताब में लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। इसमें लिखा है इलेक्शन होते हैं, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, इसके कारण है। और यह है तो अंबेडकर जी के कारण, गांधी जी के कारण, फूले जी, बुद्ध भगवान। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं। इस पे कहीं लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र की सरकार को चोरी करना चाहिए? लिखा है कहीं इसमें कि एमएलए को पैसा देकर महाराष्ट्र की सरकार गिरानी चाहिए? इसमें लिखा है? तो जब इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को आपके हाथों से चोरी किया तो इन्होंने इसको कमजोर किया, हां या ना? जब ये अपने लोगों को हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनाते हैं तो इसको ये कमजोर करते हैं, मजबूत करते हैं। जब ये किसान को सही एमएसपी नहीं देते, जब ये अदानी और अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं, इसको ये मजबूत करते हैं, कमजोर करते हैं? सीधी सी बात है। मुझे दिखा दो इसमें कहां लिखा है कि अदानी जी जैसे लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके देना चाहिए? इसमें कहां लिखा है कि महाराष्ट्र से बड़े बड़े उद्योग लेकर दूसरे प्रदेशों में भेज देने चाहिए? तो 24 घंटा नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी के लोग इसको खत्म करने में लगे हुए हैं। सामने से नहीं बोल सकते, क्योंकि सामने से बोल दिया, गलती से भी बोल दिया तो फिर हिंदुस्तान की जनता एकदम उन पर टूट पड़ेगी। इसीलिए वो छुप छुप कर बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। क्या जब आपकी सरकार छीनी गई, जब विधायकों को करोड़ों रुपए दिए गए, उन्होंने वो काम बंद कमरों में किया या आपके सामने किया? बंद कमरों में किया ना। यहां पे धान के किसान, महाराष्ट्र में
सोयाबीन, कपास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको सही दाम मिलता है? आप मेहनत करते हो, आपके हाथ फट जाते हैं, 24 घंटा अपना खून पसीना आप देते हो, और आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता। अदानी जी के हाथ नहीं फटते, मैंने हाथ कभी मिलाए नहीं है, मगर मैं जानता हूं बिल्कुल मुलायम मुलायम हाथ होंगे उनके। खेत में कभी शायद गए भी नहीं है, मगर हिमाचल में अगर आप सेब बेचना चाहते हो तो पहले अदानी जी के गोदाम में डालना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए, देश में सारे के सारे किसान उसके खिलाफ खड़े हो गए, और नरेंद्र मोदी भाषण में कहते हैं मैं तो ये बिल किसान के फायदे के लिए लाया था। अगर आप किसान का फायदा करने की कोशिश कर रहे थे तो किसान सड़कों पे क्यों उतरा? क्योंकि किसान जानता है कि आप किसान की कभी मदद नहीं करते हो। 16 लाख करोड़ रुपए आपने अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मैं पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 10-11 साल में कितने किसानों का कर्जा माफ किया है? एक का नहीं किया है। सारा का सारा प्राइवेटाइज कर देते हैं। आस्ते आस्ते शुरू किया। पहले हिंदुस्तान के पोर्ट पकड़ा दिए, उसके बाद एयरपोर्ट, और अब 1 लाख करोड़ रुपए धारावी की जमीन अदानी जी के हवाले की जा रही है। और मीडिया में आपने सुना है क्या? मीडिया में आपने कभी, टीवी देखते हो, किसान का चेहरा देखा आपने टीवी पे? कभी टीवी पे आपने मजदूर को देखा है? कभी बेरोजगार युवा को चिल्लाते हुए देखा आपने? अंबानी की शादी देखी ना, डांस गाना देखा ना आपने वहां पे? मोदी जी गए थे ना, राहुल गांधी गया था। तो सीधी सी बात है, वो उनके हैं, मैं आपका हूं। और आप देख लेना, आज शाम को मीडिया में, अदानी अंबानी वाली मीडिया में, मेरा भाषण आपको 10 सेकंड के लिए दिखेगा, और फिर 23 घंटे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं। आप जानते हो पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? 15% दलित, 8% आदिवासी। आप मुझे बता सकते हो कितने हैं पिछड़े वर्ग के लोग? कोई नहीं जानता। कोई कहता है 52, कोई कहता है 50, कोई कहता है 55। सब जानते हैं कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग काफी है, मगर कितने हैं कोई नहीं जानता। आप ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को, माइनॉरिटी को जोड़ दो, 90% आबादी बनती है। 90%। हिंदुस्तान के कम से कम 50% ओबीसी वर्ग है। और 24 घंटा
नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, सुना आपने? ओबीसी, मैं ओबीसी हूं, जहां भी जाते हैं मैं ओबीसी हूं, ओबीसी का अपमान हो गया। सबसे बड़ा ओबीसी का अपमान मैं आपको बताता हूं। आप सब जीएसटी देते हो, सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, मतलब 90% देता है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। 1 लीटर पेट्रोल गरीब किसान खरीदता है, शर्ट पैंट गरीब किसान खरीदता है, ढाबे में गरीब किसान खाना खाता है, मिठाई की दुकान में गरीब मिठाई खरीदता है। जितनी जीएसटी वो देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। मतलब सबसे ज्यादा जीएसटी पिछड़े वर्ग के जेब से निकलती है, दलितों के जेब से निकलती है, आदिवासियों के जेब से निकलती है। सच्चाई है ये। अदानी जीएसटी नहीं देता, आप देते हो। ये जीएसटी का पूरा पैसा हिंदुस्तान की सरकार के पास जाता है। और आपने देखा होगा, हर साल फाइनेंस मिनिस्टर आती है लोकसभा में, छोटा सा ब्रीफकेस लेके आती है, खोल देती है और बजट पेश करती है। देखा आपने? बजट जो आपका धन है वो बांटा जा रहा है, वो बजट है। बजट को 90 अफसर बनाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस में, प्रधानमंत्री के ऑफिस में 90 लोग बजट बनाते हैं। मतलब 90 लोग तय करते हैं कि हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग का, दलित का, आदिवासी का पैसा कैसे खर्च होगा। यह अंबानी का पैसा नहीं है, यह अदानी का पैसा नहीं है, यह आपका है। आप रोज देते हो, आपको शायद पता भी नहीं लगता। यह आपने शर्ट खरीदी 18%, जूते खरीदे 18%, खाना खाया 18%, किसान मेहनत कर रहा है 18%, फावड़ा खरीदा 18%, 20%, 28%, 15%, जाता रहता है, निकलता रहता है, अंत में वहां पहुंचता है। 90 अफसर डिसीजन लेते हैं। महाराष्ट्र को कितना पैसा आएगा, विदर्भा में कितने स्कूल बनेंगे, कितनी यूनिवर्सिटीज आएंगी, शिक्षा के लिए कितना पैसा जाएगा। 90 अफसर में से पिछड़े वर्ग की आबादी 50%, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा खर्च करती है, पिछड़े वर्ग का पैसा खर्च करती है, 100 रुपए खर्च होते हैं, तो आपके ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। यह है ओबीसी का अपमान। आपकी आबादी 50%, आपकी भागीदारी 5%, यह सच्चाई है। दलित अफसर, आपकी आबादी 15%, 100 रुपए का निर्णय होता है, आप 1 रुपये का निर्णय लेते हो। आपकी भागीदारी 15%, 100 रुपए में से 1 रुपया आपका। और आदिवासी भाई, उनकी आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे उनके। तो अगर आप पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जोड़ दो, 100 रुपए खर्च होते हैं, 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। यह है असली अपमान।
इसीलिए मैं हर स्पीच में कहता हूं और लोकसभा में मैंने कहा है कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी दो काम तो करके दिखाएगी। पहला काम, जाति जनगणना, कि इस देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए कि उसके जेब में से कितनी चोरी हो रही है और कैसे हो रही है। दोहराता हूं कि देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए कि उसके जेब में से कितना पैसा छीना जा रहा है। जाति जनगणना में सबको पता लग जाएगा कि आबादी किसकी कितनी है। जाति जनगणना में हम यह भी पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान की संस्थाएं जो हैं उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। मीडिया को देखो, हर शाम टॉक शो होते हैं, इनकी बातचीत होती है। मुझे नाम बता दो इनके मालिकों में से, बड़े बड़े पत्रकारों में से मुझे एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी नाम बता दो। कौन सा है बता दो। एक भी नहीं मिलेगा आपको। 24 घंटा बातचीत चलती रहती है। 90% लोग तो है ही नहीं मीडिया में। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की बात करो, 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, मुझे दिखा दो उनमें ओबीसी कौन है, दलित कौन है, पिछड़े वर्ग का आदिवासी कौन है। कोई नहीं है, एक नहीं है। अदानी जी की कंपनी की लिस्ट दिखा दूंगा आपको, मैनेजमेंट की लिस्ट दिखा दूंगा, उसमें एक आपको ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपए की सैलरी होती है, मगर उसमें एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक पिछड़ा नहीं। और गलती से एक आ गया तो उसको पीछे कमरे में बैठा देंगे। यही हालत जुडिशरी में। प्राइवेट अस्पतालों की बात करो, मुझे बता दो कौन से प्राइवेट अस्पताल का मालिक दलित वर्ग का है, आदिवासी वर्ग का है, पिछड़े वर्ग का है। नाम दे दो मुझे। और यही शिक्षा में बात है। प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट अस्पताल, सारा का सारा प्राइवेट हो रहा है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जगह मिल जाती थी। आस्ते आस्ते वो सब बंद हो रहा है। इसलिए हमने कहा है भैया जाति जनगणना होगी, लोकसभा में होगी, राज्यसभा में पास होगी, हम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है समानता होनी चाहिए, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है हर व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए, इसमें लिखा है समानता होनी चाहिए, इसमें लिखा है हिंदुस्तान की संस्थाएं हिंदुस्तान की जनता की संस्थाएं हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। तो पहला काम जाति जनगणना। दूसरा काम, ये जो 50% का बना रखा है, रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है, इसको तोड़ के हम अलग कर देंगे, परे कर देंगे। हमें 90% वाला हिंदुस्तान चाहिए, जिसमें किसानों की रिस्पेक्ट हो, मजदूरों की रिस्पेक्ट हो, छोटे व्यापारियों की रिस्पेक्ट हो। आज 20-25 लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा धन है। छत्तीसगढ़ में हमने सरकार बनाई, हमने पहले ही वायदा कर दिया कि हम धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को 3,000 रुपए देंगे, खत्म। और फिर चेक कर लो, छत्तीसगढ़ के लोगों से जाके पूछ लो मिला या ना मिला। कर्नाटक में हमने कहा कर्जा माफ होगा, महालक्ष्मी योजना होगी, महिलाएं बस में फ्री जाएंगी, पता लगा लो हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने मन बना लिया है,
जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा, उतना पैसा हम महाराष्ट्र के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को देंगे। इसीलिए हमारी पहली योजना, यहां जो महिलाएं आई हैं आप अच्छी तरह सुन लीजिए, महालक्ष्मी योजना, हर महीने 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। और महाराष्ट्र में जब आप बस में जाएंगी, आपको अपने जेब से 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा, और चाहे वो और आपकी प्रोक्योरमेंट होगी तो एमएसपी पे आपकी प्रोक्योरमेंट होगी। मैं जानता हूं कि चाहे धान के किसान हो, कपास या सोयाबीन, मैं जानता हूं आपके साथ क्या होता है, आपको सही दाम नहीं मिलता है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि चाहे वो धान के किसान हो, सोयाबीन के किसान हो, कपास के किसान हो, आपको मार्केट में सही रेट मिले। हर गरीब व्यक्ति को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हमारी सरकार देने जा रही है। जैसे मैंने कहा, सारे के सारे अस्पताल इन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं। स्टेंट लगानी पड़ती है, इलाज करवाना पड़ता है। गरीब किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, लाखों रुपए लग जाते हैं। इसलिए हमारी योजना आपको 25 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस में ऑपरेशन करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए देगी। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला रखी है। ये इन्होंने जो नोटबंदी की, ये जो गलत जीएसटी इन्होंने लागू की, अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ किया है। इससे हिंदुस्तान की रोजगार की जो रीढ़ की हड्डी थी, ये टूट गई है। यह सच्चाई है। अदानी जी, अंबानी जी देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। देश को रोजगार छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले, ये लोग देते हैं। और इन सब को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने खत्म कर दिया है। आज हालत यह है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र के युवाओं को 4,000 रुपए अलाउंस हमारी सरकार देने जा रही है। और जो 2.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं जिनको बीजेपी की सरकार नहीं भरती है, उनको हम भर के आपके हवाले करने जा रहे हैं। अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह विचारधारा की लड़ाई है, यह संविधान की लड़ाई है। और नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। सामने से नहीं करते हैं, बंद कमरों में करते हैं, सरकारों को गिराकर करते हैं, किसानों से धन छीनकर करते हैं, अरबपतियों को कर्जा माफ करके इस पर आक्रमण करते हैं। इसीलिए लड़ाई इसकी है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। नफरत को मोहब्बत से हराने की लड़ाई है। यह मोहब्बत की किताब है, इसमें आप पढ़ लो, इसमें आपको नफरत कहीं नहीं मिलेगी। नफरत आपको बीजेपी के लोगों के दिल में मिलेगी, इस किताब में नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के दिल में आपको कभी नहीं मिलेगी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दिल में आपको कभी नहीं मिलेगी, इंडिया गठबंधन के नेताओं के दिल में आपको नफरत नहीं मिलेगी।
यही लड़ाई है और ये आपके खून के अंदर है। ये संविधान, ये आपके डीएनए में है, ये आपके खून में है। और मैं जानता हूं, जो मैं आपसे कह रहा हूं आप समझ रहे हो। मैं जानता हूं कि आप हर रोज इस संविधान की रक्षा करते हो, नफरत को मोहब्बत से काटते हो। जैसे मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में, जो मैंने कहा, नफरत के बाजार में आप सब मोहब्बत की दुकान खोलते हो। आप दूर दूर से मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और अंत में फिर से कहता हूं कि हमें 10-15 लोगों का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें अरबपतियों का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का हिंदुस्तान चाहिए। हमें नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। राहुल गांधी जी के विचारों का, देश में समानता के विचारों का आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। राहुल गांधी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, गोपाल दास जी अग्रवाल का परिवार यहां राहुल गांधी जी का सम्मान करना चाहता है। जीत लेना दिलों को काम न ये आसान है। यही है सच्ची साधना, यही सच्चा सम्मान है। माननीय राहुल गांधी जी, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। गंगाधर परशुराम जी का